सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी एससीईआरटी की सीरीज करवाने की बात कही, उसमें आज ये दूसरा सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने क्लास थर्ड का हमारा परिवेश कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में। ऐसे ही हम आज क्लास फोर्थ का भी एक वीडियो में कवर करने के लिए टू द पॉइंट आए हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जा करके उसकी प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको कवर कर लेना। पंचनामा सीरीज कवर कर लेना, हर सब्जेक्ट्स के आइडिया लग जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ जरूर कर लेना। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज के प्लेलिस्ट में ऐड हो रही है। देखो, क्लास थर्ड हमारा पेज कंप्लीट, अब क्लास फोर्थ करेंगे, फिर क्लास फिफ्थ करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट पे आएंगे। देखो साथियों, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देखो ध्यान से। पहले ये समझो कितने चैप्टर आज हम करने वाले हैं। हमारी पहचान से लेकर के स्थानीय पेशे व्यवसाय कैसे बनेगा होते हुए हम टोटल 18 चैप्टर करेंगे दोस्ती तक। अब इसमें समझो आप ध्यान से कि ये जो 1 से लेके 7 8 तक जो है, इसमें थोड़ा सा पिक्चर काट करके नोट्स बनाया गया था साथियों, तो इस वजह से इसमें थोड़े से इशू आ रहे हैं। बाकी फिर पार्ट 9 से हम दादी माँ की बगिया से लेकर के 18 दोस्ती तक इसी बुक से करेंगे, लेकिन 1 से 8 तक हम इस नोट से करने वाले हैं। आपके सामने मैं दोनों को रख के चलूँगा, आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लाइन बाय लाइन डेटा है वही इसमें लिया गया है। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है इस चैप्टर में, सब स्टोरी है साथियों, सब कहानी है। और सिर्फ डेटा कहाँ पे है, देखो आप यहाँ पे, ये रहा हम संयुक्त परिवार वाले में। ठीक है, बाकी सब स्टोरी है इस पहले चैप्टर में, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो पहला चैप्टर फिनिश हुआ, तो मैं आपको दिखा दूँ जो बस यहाँ पे एक डेटा था। तो आ जाओ हमारे नोट्स में आप। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हमारा परिवेश जो क्लास फोर्थ है कि संयुक्त परिवार जो है मेरे भाई, संयुक्त परिवार, उसमें आप देखोगे कि दादी दादा, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। लोगों की संख्या ज़्यादा ही होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, एकाकी परिवार में कम होते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन साथ में रहते हैं और एकाकी में कौन कौन रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको मैं इस चैप्टर 8 तक इस बुक से इस नोट से कराने वाला हूँ। ये हमारा परिवेश क्लास फोर्थ। देखो, एकाकी परिवार देख लो, इसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं और इसमें कम लोग होते हैं, बल्कि संयुक्त में अधिक होते हैं। ठीक, और परिवार से हमें क्या मिलती है, पहचान मिलती है। चलो भाई, ये देखो पहला चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया 3 लाइन में। अब हम लोग जो है सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप देखो स्क्रीन पे, फटाफट टू द पॉइंट एकदम चीज़ें हम करते चलेंगे। हाँ, ये आ गया सेकंड चैप्टर, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। ठीक है, अब इसमें जो है आपको डेटा मिलेगा वो सीधे यहाँ मिलेगा। ये देखो, यहाँ से कट किया गया है। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको बताया गया है कि जो किसान होते हैं, इनको कृषक या खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी सब देखना आप। यहाँ पे आपको वही सेम लाइन बाय लाइन मिलेगा। देखो, जो बढ़ई के जो उपकरण होते हैं, क्या क्या होते हैं, हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी। ठीक है, दर्जी के उपकरण आप देख सकते हैं, ये रहा, ये बढ़ई है। सेम यही चीज़ जो है कि देखो, ये बढ़ई के पूरे औजार जो भी इसमें बताए गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस एक लाइन में। उसके बाद आप यहाँ आ जाना, कोई अलग से डेटा नहीं लिया गया मेरे भाई, सब कुछ उसी में। देखो, दर्जी के भी जो औजार हैं, ठीक है, ये देखो, कैंची, सिलाई मशीन, चीटे, और उसके बाद किसान, सब कुछ ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे दर्जी के उपकरण, कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, धागा, है ना। किसान के देखो आप, किसान के अन्य नाम कृषक और खेतिहर है। तो आप यहाँ पे भी देखो, किसान के अन्य नाम कृषक और खेतिहर है। एकदम वही सेम टू सेम डेटा उठाया गया, बस ये जो फोटो यहाँ से कट करके बनाया गया है, इस वजह से मैं आपको 8 चैप्टर तक इस नोट से करवा रहा हूँ। ठीक है, उपकरण देखो, किसान के फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसिया, हल। ठीक है, और एक चीज़ और समझना कि क्लास थर्ड में उतना डेटा नहीं था, लेकिन क्लास फोर्थ में भी आप जैसे जैसे 8 चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो आपके एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में अभी आया है, आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ सर ये तो क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखो, लोहार के उपकरण देखो, हथौड़ा, छेनी, है ना, भाथी, धोकनी। राजगीर का देखो, हथौड़े, छेनी, रंदा, है ना, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, बारा, है ना, लेबिल, ये सब जो आपके पेशे हैं उनसे संबंधित वस्तुएं हैं। अब देखो, स्टेथोस्कोप जो आला होता है, उसकी सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं। ये सब थोड़ा सा मैं आपको दिखाते चलूँ। ये देखो, आप पीछे आ जाओ, आप देखोगे कि ये देखिए जो यहाँ से फटा हुआ है, तो आप यहाँ देखो राजगीर की बात की गई है, वो मैंने यहाँ उठाया है एकदम। देखो, यहाँ पे मोची की बात की गई है। ठीक है, तो मोची के उपकरण, ये देखो मोची आ गया ना। और ये जो यहाँ से, ये देखो, ये कटा हुआ है एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो कटा हुआ, तो यहाँ पे आ गया। देखो, मिट्टी के
कलाकार। अब समझो इसमें, चाक चलाने की डंडी चक्रेटी कहलाती है तथा यह चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहा जाता है। ठीक है, ये जो चाक चलाने की डंडी चक्रेटी है और जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसको गुलबी कहा जाता है। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। बर्तन में पानी रखने वाले को कुंडी कहते हैं। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने औजार थापा और पिंडी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से फटा हुआ था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब पीछे की तरफ देखेंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे कि ये एरिया जो यहाँ से कटा हुआ है इस पे हम आपको दिखाते हैं, तब उसके बाद हम लोग कैसे बने घर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये देखो यहाँ से ये फटा हुआ था। स्टेथोस्कोप जो होता है वो दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। उपयोग रक्तचाप मीटर जो होता है वो रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टॉप वॉच श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए। वजन मशीन वजन रिकॉर्ड करने के लिए। थर्मामीटर शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए। पट्टी शरीर के भाग में चोट लगे स्थान को ढकने के लिए। ठीक है, और मोची का उपकरण बताया, कार्बूट है, जूता है, ठीक है, सरौता है, डेरी झबिया है, सिलापंच है, सुई धागा है, कुटावरी ब्रश है। ठीक, तो ये चीज़ें थी मेरे भाई। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ एरो लगा हुआ है, मतलब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। और वो कौन सा चैप्टर है? कैसे बने घर। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको एक डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे, इसलिए मैंने बोला कि आपको 8 चैप्टर तक नोट से करवाएंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी ये सुनियोजित नगर थे, यहाँ भवन निर्माण था और समुचित जल निकास प्रणाली। तो अब आप देखो कि इसको मैंने उठाया है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सुनियोजित नगर थे, भवन निर्माण व्यवस्था थी, समुचित जल निकास प्रणाली थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। सेम लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं चौथा चैप्टर यहीं से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कूड़े को 2 भागों में, सड़ने वाला कूड़ा, न सड़ने वाला कूड़ा। मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार किया जाता है घर, विद्यालय, बगीचे में। देखो, मिट्टी ना सड़ने योग्य जो होते हैं उन कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण किया जाता है। रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। आप देखो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो कचरे की सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कचरा निस्तारण जो अभी हम बता रहे हैं वो बताया गया है। यहाँ देखो एक यहाँ से पिक निकाला गया है। ठीक है, ये पिक कौन सा है? तो यही जो 4R बताया गया है इस बुक में कचरा प्रबंधन के लिए, तो वही 4R का यहाँ से पिक निकाला गया है। देखो, अब कम करना, एक R का मतलब होता है रिड्यूस, एक R का मतलब होता है रिफ्यूज, एक R का मतलब होता है रीयूज, एक R का मतलब होता है रिसाइकिल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। कम करना यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदें। रिफ्यूज यानी मना करना, प्लास्टिक से बने सामान और पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। रीयूज यानी पुनः उपयोग, बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियों में टूटने पर उसे कूड़ादान गमले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण। अब रिसाइकिल, ऐसी वस्तु जो पुनर्चक्रण हो सकती है उसे कबाड़ी वाले को दें, जैसे पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे, कागज के टुकड़े। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थ गलाकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक का डेटा। फिर अब ऐसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे किस पे? पार्ट 4 हमारा भोजन। ठीक, तो यहाँ भी हम 8 तक हम इस नोट से कराएंगे। देखो अब यहाँ से हमारा पार्ट 4 हमारा भोजन स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे पहली लाइन है, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। आप थोड़ा सा बुक में आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ होते हैं। ये अभी देखो वृद्धि अलग रहेगा। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ प्रोटीन, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण। ये आपको डेटा देखो मिला ना पहले पेज में, फर्स्ट पेज में पार्ट 4 में हमारे भोजन में। तो यही सेम चीज़ आप यहाँ पे आ जाओ। देखो, प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट है। खुले में शौच करने से कौन सी बीमारियाँ? पोलियो, डायरिया, है ना। देखो, कृमि संक्रमण, टाइफाइड बीमारियां बढ़ जाती हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। भोजन के 2 स्रोत पेड़ पौधे और जंतुओं से। देखिए, आइए
बुआई से बाजार तक का सही क्रम समझते हैं। अभी बुक में मैं आपको दिखा दूंगा, बस इतनी ही चीज़ें हैं क्लास चैप्टर 4 में। खेत की जुताई, फिर बीज बोना, फसल की सिंचाई, फिर खरपतवार निकालना, फिर फसल काटना और तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना, इसे भी जानो। अब यहीं तक है बस। देखो आपको यहाँ से लेके बस इतना ही है चैप्टर 4। अब दिखा देते हैं बुक में। ये हमारा भोजन था, ठीक है। चैप्टर 4 में बस यही सब डेटा था मेरे भाई, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हो। ये जो मैंने यहाँ से निकाला है, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, बस यही वाला था, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं पार्ट 5 पे। एक सेकंड। चैप्टर 5 पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अब देखो पार्ट 5 जो है आपका, वो क्या है, खेत से बाजार तक, ठीक है। तो इसमें जो डेटा है वो हम यहाँ से उठा रहे हैं। देखो देखो सबसे पहले आपको यहाँ से देखो, पहला है हमारे भारतवर्ष में रबी नवंबर से मार्च, खरीफ अगस्त से अक्टूबर दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। प्याज में विटामिन सी, फास्फोरस आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे भाई। क्या है कि भारतवर्ष में जो रबी की फसल है नवंबर से मार्च और खरीफ की फसल अगस्त से अक्टूबर दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। और प्याज में विटामिन सी पाया जाता है, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। बस चैप्टर 8 तक हम लोग इस नोट से करेंगे मेरे भाई। देखो थ्रेसर मशीन जो होता है ना, वो शक्ति चालित यंत्र होता है, ठीक है। तो अब देखो मधुमक्खियों पे आते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये खेत से बाजार तक का काम खत्म हो गया। देखो यहाँ से जो उठाया गया था ना, ये वाला जो पेज, ठीक है, प्याज निकालना, यही डेटा आपको मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक। समझ में आ रहा होगा भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है मैंने। भले ही ये नोट, ये देखिए इसको कट करके बनाया गया, इस वजह से मैंने जो है आपको बोला कि 8 तक हम करेंगे इससे, ठीक। यहाँ देखो ये डेटा मिला ना, थ्रेसर मशीन शक्ति चालित यंत्र है ना, नहीं थी तो गेहूं की फसल से अनाज, तो ये थ्रेसर मशीन शक्ति चालित यंत्र यहाँ पे आप देखो लिया है मैंने। एक पूरा जो है चैप्टर 2 लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक। मात्र 2 लाइन का डेटा था पार्ट 5 में, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब पार्ट 6 पे आते हैं, जीव जंतुओं की उपयोगिता, ठीक है। इनकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देखो मेरे भाई पार्ट 6। इसमें देखो मधुमक्खियों का वास स्थान छत्ता होता है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ये अंडे देने का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 3 वर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। अभी इस बुक में भी दिखा दूंगा कहाँ से मैंने नोट किया है। नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं, मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ भी छत्ते में होती हैं। देखो रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, मादा श्रमिक मधुमक्खी, आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे जो क्या, मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना, रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडे की देखभाल करना। ये सब काम किसका है, श्रमिक मधुमक्खियों का है। ये देखो आपको पिक्चर दिखा देते हैं। ये रानी मधुमक्खी है, ठीक है, ये श्रमिक मधुमक्खी है और ये नर, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, ये मैंने बताया ना इसमें। और जो रानी मधुमक्खी उनका जीवन काल 3 वर्ष होता है। चलो छत्ते में सर्वाधिक संख्या जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खियों की होती है। डंक मारने का कार्य भी यही करते हैं और इनका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। और आप देखेंगे कि जो रानी मधुमक्खी है उनका 3 वर्ष, और लेकिन जो आपके श्रमिक है इनका 40 से 45 वर्ष। डंक भी यही मारती हैं। एक विशेष प्रकार का बॉक्स देखो, बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खी शाला कहा जाता है। जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं मधुमक्खी शाला कहा जाता है। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देना, है ना। और देखो सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटी श्रमिकिया भोजन ढूंढकर बिल तक। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो इसमें भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। देखो रानी चींटियाँ अंडे देंगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेंगी, श्रमिक चींटियाँ जो है भोजन ढूंढ करके बिल तक लाएंगी। तो जिस तरीके मधुमक्खी था वैसे ही चींटियों का भी कार्य है। अब देखो रेशम, शहतूत के पेड़, लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है। आभूषण बनाने और सील करने में ये उपयोग में आता है, ठीक है। देखना रेशम, शहतूत के पेड़ तथा लाख हमें कीड़े से प्राप्त होते हैं। रेशम और लाख हमें किससे प्राप्त होते हैं, कीड़े से। रेशम शहतूत के पेड़ से, और जो लाख होता है इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने और सील करने में करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन
एपी कल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है, मछली पालन पीसी कल्चर। अब मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है, यूपी टेट में बना हुआ है, बीपीएससी टीआरई 3 में बना हुआ है। तो नोट कर लो, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर, मछली पालन पीसी कल्चर। थोड़ा सा बुक में दिखाते हैं। देखो ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ, ये देखो ये रानी मधुमक्खी और ये सब देखो यहाँ से पिक काट के जो यहाँ पे लगाया हूँ, यही सारा डेटा है और ये इनके बारे में ये यहाँ दिया है, मधुमक्खी में 30 प्रमुख मधुमक्खी, ठीक है। और ये देखो ये जो आपको यहाँ पे फटा हुआ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो अभी ये पीछे मैं दिखा रहा हूँ, पीछे आपको लगाया गया है। चलो देखो ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा। अब हम लोग आएंगे जंतुओं में अनुकूलन पार्ट 7 पे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखो दुनिया में पशु जंतुओं में अनुकूलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना, देखिए आप, दुनिया में मशहूर पश्मीना सालें बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती हैं, यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला पशु क्या था? कुत्ता था। हजारों वर्ष पूर्व कबूतर का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में करते थे। और केचुआ किसानों का क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। जो अभी पिछला जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम लोग पार्ट 7 जंतुओं का अनुकूलन करने जा रहे हैं। इसमें जो डेटा है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर अभी बुक में दिखा देंगे। देखिए सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको वास स्थान के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जंतुओं में अनुकूलन फटाफट से देखो, ये देखो ये जो आपको थलचर, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, उसके बाद एक्वेटिक जलचर है ना, एरियल नभचर, ठीक है, एम्फीबियन उभयचर दिया हुआ है ना डेटा। आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ मिल गया। यहाँ से पार्ट 7 देखो एरो लगा हुआ है, पार्ट 7 स्टार्ट हो गया। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में थलचर जो होते हैं स्थल पर निवास करते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, जलचर जल में निवास, मछली ऑक्टोपस, नभचर आकाश में उड़ने वाले कौवा गौरैया, उभयचर जल एवं थल दोनों पे, जैसे कछुआ मेढक, ये सब, ठीक है। अनुकूलन समझो, प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन कुछ प्रमुख कारण क्या है? भोजन की उपलब्धता के कारण अनुकूलन होता है, वातावरण के कारण, प्रजनन के कारण, शत्रुओं से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ मछली के ऊपर, तो देखो आपको यहाँ से डेटा दिखाते हैं। अनुकूलन वाला हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो कटा हुआ एरिया है यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो मछली का शुरू हुआ ना, ये मछली का ये जो पिक्चर यहाँ से कटा है, ये जो एरिया, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे उठाया है। देखो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे देखो मछली गलफड़े गिल्स के द्वारा आँख मुख ये आप देख पा रहे हैं पंख। मछली का शरीर है ना नाव के आकार का है, दोनों सिरे नुकीले हैं, बीच का भाग चौड़ा है। इस तरह की आकृति धारा रेखित कहते हैं। यह तैरने में सहायक होता है। पंख से तैरती हैं, पूँछ और पंख पख पतवार की तरह काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आओ नेक्स्ट, सांस लेने के लिए फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े गिल्स का उपयोग ये करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। मछली बार बार अपना मुख खोलती है और बंद करती है, क्यों? क्योंकि कारण है मछली के मुख से जल का प्रवेश होता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेते हैं, इस तरह मछली श्वसन लेती हैं। अब आ जाओ दूसरा है बत्तख का पैर। बत्तख मेढक देख रहे हो, मेढक और बत्तख के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली या पाद या जाल पाए जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक, जो इन्हें जल में तैरने में पतवार की तरह सहायता करते हैं। शेर पे देखो, शेर वन घास स्थल में रहता है। शेर का मटमैला रंग उसे घास के मैदान में छिपने में मदद करता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार करने में सहायता। अगले पैर के जो नाखून होते हैं लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, शिकार पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। हिरन भी देख लो फटाफट से, फिर बुक में करवाते हैं। हिरन मैदानी क्षेत्र पौधों के कठोर तनों में चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। लंबे कान, सिर के गगल में स्थित आंखें खतरों की जानकारी देती है। उसकी तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में मदद करती है, ठीक है। थोड़ा सा ऊँट भी देख लो, फिर हम लोग उससे करेंगे बुक से। देखो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को, पिक्चर आप देख रहे हो, ये वहीं से काट के लगाया गया, इसलिए नोट से करवा रहे हैं, है ना। मरुस्थल में रहने वाला जंतु है। ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी वसा के रूप में संचित होता है। ये पूछा जाता है कि कुबड़ में किस रूप में, तो वसा के रूप में। भोजन ना मिलने पर ऊँट इसी कुबड़ से संचित वसा का प्रयोग करता रहता है। यह रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है ना। यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है। नोट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? आमाशय में।
यह सामान पहुंचाने तथा यातायात साधन में उपयोगी। इसके पैर लंबे गद्दीदार होते हैं जिससे यह मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने अथवा दौड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये तो आपको पता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये आपने देखा, ठीक है, ये देखो आपको ये यहाँ पे सारी चीज़ें से और इन सब का जो पिक्चर जो यहाँ से काटा गया है यही सब है मेरे भाई, यही डेटा है जो हमने आपको उसमें बुक में कराया। देख रहे हो आप, ये देखो आप। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ देख लो, ये जो पर्वतीय क्षेत्र में आप आते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र का जो डेटा दिया गया है इसको हमने यहाँ उठाया है, बस पिक्चर नहीं, यहाँ से देखो, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है ना, ये देखो, अनेक प्रकार के सर्प मकड़िया, ये सर्प मकड़िया वाला डेटा है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, चूहे की छिपकली वाला, देखो क्या कह रहा है कि अनेक प्रकार के सर्प मकड़िया चूहे कीट छिपकली आदि पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं को अधिकांश की त्वचा मोटी होती है और शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। ठीक है, त्वचा मोटी के कारण पानी का जो ह्रास होता है उसको रोकती है। अब आ जाओ यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में, देखो अत्यधिक ठंड होती है, पर्वतीय क्षेत्र में ठंड अत्यधिक होती है। पाए जाने वाले कुछ जानवर याक, भेड़, पहाड़ी बकरा, भालू, तो यहाँ पे देखो ये याक है और ये आपका देखो यहाँ पे दिया गया है ना, फोटो दिया हुआ है। ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले शरीर की त्वचा मोटी होती है। ये सब जो डेटा दिया है ना, ये सब हमने यहाँ लिया है। उनके बाल घने और लंबे होते हैं, सर्दी में ठंड से बचाते हैं, सारे डेटा हमने यहाँ लिया है। देखो ठंडे क्षेत्र में जंतु के शरीर की त्वचा मोटी हो जाती है। लाइन बाय लाइन उठाया, ये मत सोचना कि सर इससे नोट से करवा रहे हैं, बस चैप्टर 8 तक की बात है। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन उठाए हैं। मोटी होती है, देखो इसमें जिनकी त्वचा मोटी होती है, मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है और त्वचा के ऊपर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। लंबे बाल इन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पक्षी के बारे में। तो देखो आपको यहाँ पे पक्षी दिया है ना, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पक्षी का डेटा लेते हैं, उसके बाद बस एक एक्सरसाइज है, फिर पार्ट 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे और बस 8 के बाद से हम बुक से लाइन बाय लाइन करेंगे। प्रत्येक पक्षी में शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। पूंछ इन्हें उड़ते समय, दिशा बदलते समय नीचे उतरने में सहायता करते हैं। ठीक है, पूंछ का उपयोग आपने देखा। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करते हैं। उनकी हड्डी हल्की और खोखली होती है। शरीर की आकृति धारा रेखित होती है, पक्षियों की विशेषता है। ये अपना घोंसला पेड़ की शाखाओं पर छोटी छोटी टहनियों में घास फूस है ना, बाल देखो, बाल रुई कपड़े रेशे की मदद से बनाते हैं। कुछ पक्षी गड्ढे, झाड़ियों, पेड़ की कटोर चटोर चट्टानों के बीच हमारे घर में भी बनाते हैं। पौधे देखो, पौधे के अधिकांश भाग मिट्टी के बाहर पाए जाते हैं, तना, पत्ती, फूल, फल, ये है ना। जड़ आप देख लो फटाफट से, यह भूमि के नीचे पाई जाती हैं। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, मूल रोम क्या होता है, तो भूमि के नीचे जो पेड़ की सतह पाए जाते हैं छोटे छोटे रोए, वही मूल रोम होते हैं। ठीक है, मूल रोम क्या है, तो ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करता है। ये पौधे को भूमि में जमाए रखता है, मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करने का काम करता है। कुछ पौधों में जड़ भोजन संचित करते हैं, सहारा देने का कार्य करती हैं। गाजर, शलजम, मूली के पौधों में खाए जाने वाला भाग इनकी जड़ें होती हैं। इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों से एकत्र होकर, जिसमें जड़ें फूल कर मोटी तथा विशेष आहार वाली होती है। देखो गाजर, शलजम, मूली के पौधों में खाए जाने वाला भाग इनकी जड़ें होती हैं। गाजर, शलजम, मूली का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। ठीक है, देखो जड़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शलजम है, गाजर है, मूली है, इसकी जड़ें खाई जाती है अधिकांश। ठीक है, अधिकांश लेंस की सहायता से जड़ों की सतह पर मूल रोम दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये आपको देखो फल, फूल, पत्ती, तना, मिट्टी की सतह, जड़, ये इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हमने अभी आपको बुक में दिखाया। ठीक है, थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका पौधे उनके कार्य वाला हिस्सा मैं करवा रहा हूँ। जो पिक्चर अभी मैंने आपको यहाँ से काटा हुआ है ना, ये सब, ये देखो, ये सब यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अभी ये बरगद और तना वाला जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सारी चीज़ें हम लोग ये बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे ये पेज कटा हुआ है, ये पार्ट 8 तक, फिर पार्ट 9 से बस हम लोग का आ गया। पार्ट 9 से हम लोग बुक से करेंगे। पार्ट 8 का ये लास्ट है, इसको देखते चलो फटाफट से। बरगद, बरगद क्या है भाई, दिखाई देने वाली लटकने हैं, सहारा देने वाली। ठीक है, सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं, नीचे की ओर बढ़ती रहती है, पेड़ से बने आकार को सहारा देती है, बड़े आकार को। मनी प्लांट के पौधे या तना कोमल और लचीला होता है, सहारा देने के लिए तने से जुड़ी निकलती हैं जो ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। अब ध्यान देना तना के बारे में। ये देखो आपको यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो चैप्टर है, ये देखो हम लोग तने पे आ गए ना, यही से ये बरगद वाला जो हिस्सा था ये हमने यहाँ से कवर किया। देखो अब बरगद के बारे में,
अब मनी प्लांट वगैरह जो तो अब तने पे आते हैं। ये देखो मनी प्लांट के पौधे जो कोमल होते हैं ना, ऊपर चढ़ने में सहारा, ये सेम लाइन बाय लाइन हमने उठाया है। ठीक है, अब आ जाओ तने के बारे में देखते हैं। तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का मुख्य भाग होता है। इन्हें शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं पर पत्ती या फूल फल लगे होते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। कार्य तना पौधों की सीधा खड़ा रखता है, पौधों की शाखाओं में सहारा प्रदान करता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नलिकाओं के सहारे पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, नलिकाओं के माध्यम से। ध्यान रखना, ये तने के कार्य हैं। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं, भोजन संचित करके ये शाखाएं सिरों पर जो है क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इन्हें भूमिगत तने कहते हैं। जैसे आलू अदरक, ये जो होते हैं आलू अदरक है ना, और हल्दी, आलू अदरक और हल्दी, ये तीन जो है आपके तने हैं। ठीक, पत्तियों पे आते हैं। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधे का महत्वपूर्ण भाग शाखाओं पर लगी रहती हैं। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है ना। पत्तियों का हरा रंग कई बार पूछा है, तो ये क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। इसकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी और निचली। सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतह पर छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे पत्तियां वातावरण में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इसी माध्यम से पत्तियां सभी कार्य करती हैं। तो ठीक है, हरा चपटा भाग पर्णफलक हो गया, दो सतहें हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो परिरंध्र स्टोमेटा होते हैं, और पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। कई बार पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से देख लो। पत्ती के कार्य देख लो। प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पत्ती जो होती है पौधों का रसोई घर होती है, यहीं पे भोजन निर्माण का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सूर्य का प्रकाश प्लस जल प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, भोजन निर्माण पत्तियां देखो ध्यान से, यह प्रक्रिया केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पर्णरंध्रों की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ले जाती है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। देखो, पत्तियां जो होती है वातावरण में उपस्थित CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ध्यान से समझना। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, जो अतिरिक्त जल वो पत्तियों जो वाष्पित कर लेती है, उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालने का काम ये वाष्पोत्सर्जन है। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती हैं। पौधे पर्णरंध्र द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। फूल पौधे का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग होता है। फूलों के भाग देख लो, बाह्यदल। ठीक है, ये देखो मैंने पिक्चर वहाँ से काटा है। फूलों के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को बाह्यदल कहते हैं। आप देखो यहाँ पे, ये रहा ना, ये बाह्यदल है। ठीक, सबसे बाहर का जो हरी पंखुड़ी है, फूल के अल्प भागों की रक्षा करता है। यहाँ पे दल क्या होता है, फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक बाल होता है, ये आप देखो। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है। पुंकेसर देख लो फटाफट से। फूल की पंखुड़ी या दल के बीच जो है कुछ लंबी पतली रचनाएं होती हैं, उसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ रहता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर, फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ये आप देखो, पुंकेसर और स्त्री केसर आपको दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, फटाफट से बस थोड़ा सा रह गया है साथियों, इसके बाद पार्ट 8 से हम लोग बुक से स्टार्ट करेंगे। फूलों से ही फल प्राप्त होते हैं मेरे भाई। लाइट चली गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कोऑपरेट करिए आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। फूलों से फल बनते हैं। फूल पौधों की वंश वृद्धि में लिए फल बीज का उपयोग करते हैं। फल बीज की रक्षा करते हैं। फूलों के अंदर बीज का अधिकांश पौधे बीज से ही उगते हैं। जलीय पौधे देखो कमल, कुमुदनी, जलकुंभी तालाब में पाए जाने वाले जलीय पौधे हैं। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम, हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी होती है, जिसके कारण ये हल्के मुलायम होते हैं और पानी में तैरते हैं। इनकी पत्तियां हरी चपटी होती है, मोम जैसी चिकनी होती हैं इनकी सतह, जिस कारण से जो है इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती भी नहीं है। कमल, कुमुदनी, जलकुंभी, ये सब। मरुस्थलीय पौधे देख लो फटाफट से। इन स्थानों में पानी की कमी होती है, जैसे नागफनी, सतावर, ये पत्तियां जो है कटीली होती हैं, ये मरुस्थलीय पौधे हैं। कटीली पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत होती है। इनका तना हरा, चपटा, गद्देदार होता है। चपटा गुद्देदार तना भोजन बनाते तथा पानी संचित करने में सहायता करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधा जीवित रह जाता है। ठीक है, चलो बस थोड़ा सा और देख लो मेरे भाई, इसके बाद ख़त्म है ये, और पार्ट 8 हम लोग बुक से करेंगे। परिधीय पौधे, ये इसमें डेटा ज़्यादा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखो,
पर्वतीय पौधे के बारे में देखो, यहाँ पाए जाने वाला सदैव हरे भरे रहते हैं पर्वतीय पौधे, और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के वृक्ष सदैव हरे भरे रहेंगे। नेक्स्ट, इनकी आकृति शंक्वाकार होती है और इनकी पत्तियाँ सुई की तरह नुकीली होती हैं। पर्वतीय पौधे ये पूछा गया है, शंक्वाकार आकृति होती हैं, ये आया है पेपर में। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन्हीं वृक्षों पर रुक नहीं पाती और ये पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं, ठीक है। जैविक खाद देख लो, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें खाद मिलाई जाती है। खाद जानवरों के गोबर, नीम और सरसों की खली से बनाई जाती है। रसोई घर के कचरे जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ खराब भोजन, चाय की पत्ती, ये सब मिला करके जो खाद तैयार किया जाता है, ठीक है, इसको जैविक खाद कहा जाता है। और इन जो आपको रसायनों द्वारा तैयार किया जाता है उनको रासायनिक खाद कहते हैं। इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियस फास्फेट, ये जो है बड़े बड़े कारखानों में निर्मित होते हैं। कंपोस्टिंग देख लो, अनुपयोगी जैविक पदार्थों को गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। पौधे सूर्य के प्रकाश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ये लास्ट है साथियों, थोड़ा सा इसको देखो आप फटाफट से। नीम, पीपल, अशोक, आम, महुआ, बरगद, कटहल कम देखभाल पर भी बहते हैं। बबूल, कीकर, चिरचिटा, दूब, घास, मदार आदि जो है वातावरण में बढ़ते रहते हैं, जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं। फूल, फल, रेशे, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज, औषधि, छाया, हवा, पेड़ पौधों से मिलते हैं। यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है मेरे भाई। देखो कितना इंपॉर्टेंट डेटा आया। अब देखो थोड़ा सा बचा है, बस इतना ही बचा हुआ है, थोड़ा सा बुक में दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर और ये सब विशेषताएं, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बोला था कि हम बुक से कराएंगे, तो देखो पार्ट 8 तक मैंने बोला था। देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने उठाया है, ये रहा, देखो उत्तर प्रदेश का देखो आपको कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, अब ये इसका काम खत्म। अब हम लोग जो भी करेंगे बुक से करेंगे मेरे भाई। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 9 तक इसको करवाने के बाद अब हम लोग एक और पार्ट अपलोड करेंगे, उसमें आपको अगला पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसलिए पार्ट 8 तक इसमें करा दिया। पार्ट 9 से जो है एक दूसरी वीडियो हम ला रहे हैं। तो टोटल जो हमारा जो पार्ट था, आप देखिए लाइट भी चली गई है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करिए। देखिए पार्ट 1 से लेके 8 तक हमने करा दिया। पार्ट 9 से लेके 18 तक हम एक दूसरी पार्ट 2 इसका अपलोड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। दूसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे इसके बाद।